नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी का 4th सेमेस्टर जूलॉजी में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है OMR सीट वाला यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार यानी MCQ टाइप का 2024 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का। दोस्तों अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो पेपर होने हैं वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होने हैं। बाकी अगर हम बात करें आगरा विश्वविद्यालय की या MJPRU बरेली विश्वविद्यालय की, माँ सुकामरा सहारनपुर विश्वविद्यालय, आपका कानपुर विश्वविद्यालय या फिर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हों, TDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या फिर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हों, आप सबके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात कर लेंगे जूलॉजी की। तो जूलॉजी BSc के 4th सेमेस्टर में जो आप पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अगर हम पेपर कोड की बात करें तो दोस्तों पेपर कोड आपका है B050401T, ये आपका पेपर कोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों वो 75 प्रश्न पूछे गए थे जो कि OMR सीट पर आपको हल करना था। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले प्रश्न के साथ और इसमें आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है द बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, इसलिए आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 सत्र में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आया हुआ था, 24 में ये आगरा विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप में आया था। इसी प्रकार से इस बार के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 2 नंबर और इसमें पूछा गया था द DNA फिंगरप्रिंट ऑफ ए चाइल्ड इज, बच्चे के DNA फिंगरप्रिंट का पैटर्न कैसा होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है एकदम दोनों माता पिता की जैसा होता है, बी ऑप्शन कह रहा है 100% पिता के DNA प्रिंट की जैसा, सी ऑप्शन है 100% माता के DNA प्रिंट के जैसा। तो आपको बता दें दोस्तों बच्चे के DNA फिंगरप्रिंट का जो पैटर्न होता है वो 50% पिता के जैसा होता है, बाकी माता के जैसे होता है। ठीक है, तो आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 3रा नंबर प्रश्न और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शो द रिपीटेड ऑकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन किसी विशिष्ट मान की पुनरावृत्ति को प्रेक्षणों के किसी समूह में प्रदर्शित करता है। ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों प्रदर्शित करता है बहुलक, बहुलक का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नता का मापन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भिन्नता का मापन नहीं है। तो भिन्नता का जो मापन नहीं है वो है समांतर माध्य, समांतर माध्य भिन्नता का मापन नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स, प्रतिरक्षा के पास होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिरक्षा के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है जिसमें रिजेक्शन दिया गया यानी स्वीकारण, बी ऑप्शन दिया गया है कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ अबव। तो आप ध्यान रखेंगे प्रतिरक्षा के पास रीजनरेशन और रेजिस्टेंस ये दोनों होते हैं, यानी स्वीकरण और प्रतिरोध ये दोनों होते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसमें है कि DNA लाइब्रेरी इज, DNA लाइब्रेरी है। तो DNA लाइब्रेरी दोस्तों एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें DNA फ्रेगमेंट इंटायर जीनोम को पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम, DNA लाइब्रेरी है तो ऑप्शन लगा दीजिएगा सी नंबर। ऑप्शन सी आपका है कि DNA खंडों का वह संग्रह जो किसी जीव के संपूर्ण जीनोम को बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम DNA लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न है शॉर्ट लिबर्टेड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम ए मदर टू फोकस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रो मदर मिल्क टू
इन्फ्रंट इज कैटेगराइज्ड एज, यानी भ्रूण के पास थोड़े समय का प्रतिरक्षण जो भ्रूण को प्लेसेंटा या शिशु को माता के दुग्ध द्वारा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम निष्क्रिय प्रतिरक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? निष्क्रिय प्रतिरक्षण। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, और 8वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जिसमें है एम्पीसिलिन के प्रतिरोधकता वाले जीन का प्रयोग उचित वेक्टर के निर्माण के लिए किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम स्थानांतरण जीन के रूप में करते हैं, ट्रांसफर जीन, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एम्पीसिलिन जीन इज यूज एज ट्रांसफर जीन व्हाइल प्रिपेयरिंग ए सुटेबल वेक्टर फॉर डीएनए ट्रांसफर। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 9 नंबर प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 9 है सम ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल प्रोडक्ट आर बीइंग प्रोडक्टेड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से दिए गए कुछ उत्पाद जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, तो वो इनमें से कौन से हैं? ठीक है, पहला आपका दिया गया है हेपेटाइटिस बी, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी व मेनिंजाइटिस के टीके का उत्पादन। ठीक है, तो पुनर्योग डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं, तो भाई इसमें पहला तो ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक है, और इसमें सेट लगाना है, सेट लगाना है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें ई कॉइल द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन, थोड़ा सा सस्पेंस का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। प्रयास करेंगे कि एग्जैक्ट आंसर इसका हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी यांत्रिकी के मुख्य एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों प्राकृतिक रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? हम पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की। तो पहला ऑप्शन दिया गया है साइक्रोमाइसीज सर्वेसिस, दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और सी ऑप्शन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। उपरोक्त बी एंड सी, तो इसमें उपरोक्त बी एंड सी आप लगाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम और हीमोफिलस, यही दोनों आपके सही उत्तर हैं। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम भैया 11 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ बेटा कैरोटीन्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा अधिक बीटा कैरोटीन के उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है? तो सुनहरा चावल का सबसे ज़्यादा तैयार किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुवांशिकी, किसको अनुवांशिकी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा अधिक बीटा कैरोटीन के उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है? तो सुनहरा चावल। ठीक है, सुनहरा चावल का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा अत्यधिक यूज़ किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, और 12 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिका में बाह्य डीएनए प्रविष्ट कराने के लिए निम्नलिखित में से कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो पहला आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा आपका हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन, और नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन्हीं का प्रयोग इसमें किया जाता है, और इस प्रकार से इसका सही जोड़ा जो होगा हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर प्रश्न है कि एम्स ऑफ बायोस्टेटिक्स आर, जैव संख्यांकिकी के उद्देश्य पूछे गए हैं, क्या है? तो जैव संख्यांकिकी का जो पहला उद्देश्य है वो है टू ड्रा द विल्ड इन्फरेंस फ्रॉम द डाटा, यानी आंकड़ों का अनुमान लगाना, ये पहला कार्य है जैव संख्यांकिकी का। दूसरा उद्देश्य है आंकड़ों को उपलब्ध करने के लिए प्रायोगिक अवधारणा की डिजाइन करना तथा सैंपलों का सर्वेक्षण करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और सी ऑप्शन है कि उचित सारणी चित्रों व ग्राफ की सहायता से आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रदर्शित करना। तो ये सभी जैव संख्यांकिकी के उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का सर्वप्रथम विकसित किया गया था। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो ये सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो विकसित किया गया था किसके द्वारा? अलेक जेफरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है फाइंड आउट द मोड। बहुलक आपको इसमें से ज्ञात करना था। चलिए बहुलक आपको बताना है और इसमें पूछा क्या गया है बहुलक में। पहला देखेंगे दिया क्या गया है, दिया गया 3 4 3 3 3 3 4 4 1 2 3। ठीक है, तो इनमें बहुलक जो आएगा आपका वो 3 आएगा। दोस्तों माध्य, ठीक है, माध्य कैसे निकालना है, बहुलक कैसे निकालना है, ठीक है, इन सब पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल मैथमेटिकल फॉर्म पे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, उनको ड्रॉप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आएगा ये मानकर चलिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें बहुलक से क्वेश्चन आएगा, माध्य पूछेगा, माध्यिका पूछेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, उसको मैं आगे कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए 16 नंबर प्रश्न फिलहाल देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम यानी पहला दूध उपलब्ध कराता है। कोलेस्ट्रम प्रोवाइड द इन्फेक्ट विथ, तो ये जो है नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम पहला दूध कौन उपलब्ध कराता है, तो निष्क्रिय रोध क्षमता। ठीक है, निष्क्रिय रोध क्षमता नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम पहला दूध उपलब्ध कराता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न इन विच पार्ट ऑफ द सेल एंटीजन आर फाउंड। कोशिका के किस भाग में एंटीजन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको बता दें कोशिका की सतह पर कोशिका की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा, बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन की प्रकृति। ठीक है, प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन की प्रकृति पूछी गई थी, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप सही उत्तर, 18 का बी सही उत्तर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों, ये इस बार रिपीट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज टू। वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीकी किसके लिए उपयोग की जाती है, तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, वो आइसोलेट प्रोटीन के पृथकीकरण के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ओके, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक यांत्रिकी में आणविक कैंची के प्रयोग में आता है, तो जो आपका जेनेटिक के यांत्रिकी है जिसको हम मॉलिक्यूलर सेंसर कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किस प्रकार से करते हैं, तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के रूप में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये रिपीट होने वाला है इस बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहा जाता है। जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी पूछा गया है किसको कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों प्लाज्मिड को जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लाइगेज का कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जितना भी मैं ट्रिपल स्टार से मेंशन कर रहा हूँ ये रिपीटेड है, ये बार बार पेपर में आते हैं। क्वेश्चन है एक्ट्स ऑफ लाइगेज। लाइगेज का पूछा गया कार्य क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे जो लाइगेज का कार्य है वो डीएनए खंडों को जोड़ना है, डीएनए खंडों को जोड़ना, यही लाइगेज का कार्य है, ज्वाइंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज प्लाज्मिड। 100% गारंटी है इस बार पेपर में बनने वाला है क्वेश्चन। 23 नंबर प्लाज्मिड क्या है। चलिए तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है कि माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है, या फिर cDNA है, वायरल डीएनए है, या ऑप्शन डी कह रहा है कि जीवाणु के वर्तुल डीएनए। तो याद रखेंगे दोस्तों जो प्लाज्मिड है उसको कहा जाता है सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणु के वर्तुल डीएनए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, 2025 की परीक्षा में 25 और 26 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे क्या बताया था, माध्य पूछा जाएगा, माध्यिका पूछी जाएगी, ठीक है, और बहुलक पूछा जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों क्वेश्चन मिला करके लगभग 10 से 11 प्रश्न हर बार पेपर में आता है और इस बार भी आएगा। तो इसका मैं लगभग 50 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी प्रश्न को एग्जाम्पल ले करके समझा देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप हल कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, और थोड़ा सा धुंधला है क्वेश्चन जिसको मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पहला कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया था। तो पहला कृत्रिम जीन संश्लेषित किसने किया था, तो खुराना नामक वैज्ञानिक ने, जो जूलॉजिस्ट थे खुराना जी, उन्होंने पहला कृत्रिम जीन को संश्लेषित किया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में एंटीजन तथा एंटीबॉडी के पारस्परिक व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। रक्त में एंटीजन तथा एंटीबॉडी के पारस्परिक व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों कहते हैं सेरोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रक्त में एंटीजन तथा एंटीबॉडी के पारस्परिक व्यवहार का अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 27 और इसमें पूछा गया है दोस्तों, जीन जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जाने में समर्थ हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको ट्रांसपोजोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन बोलते हैं। ट्रांसपोजोन किसको कहा जाता है, तो वह जीन जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में जाने में समर्थ होता है उसको हम ट्रांसपोजोन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, आप सबसे मेरा निवेदन है प्लीज़ वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें पूछा गया है फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए यूज, यानी प्रयोग में लाए गए डीएनए के बड़े जो सेगमेंट हैं उनको पृथक करने में किसका प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, एगारोस जेल माफ़ कीजिएगा, एगारोस जेल का प्रयोग हम डीएनए के बड़े सेगमेंट को पृथक करने में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्य विचलन किसके द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, माध्य विचलन किसके द्वारा निकाला जा सकता है। तो माध्य विचलन हम बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्य इन सभी का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इसलिए हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इस बार के लिए रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप, तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसा कि आपके जूलॉजी के पाठ्यक्रम में एक यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का दिया गया है जिसमें बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में है, सॉफ्टवेयर के बारे में है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ना है आपको, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा विंडो डॉस के बारे में पढ़ लेना है, यानी कंप्यूटर का बेसिक जानकारी अगर आपका तैयार है तो ये मानकर चलिएगा 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा इस पेपर में, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर फिक्स 20 नंबर चाहिए तो कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनको हम समझाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर सिस्टम से ही है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन बाय बाइनरी कोड ओनली। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा बाइनरी कोड में लिखी जा सकती है। तो मशीनी भाषा को हम बाइनरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मशीनी भाषा आपका करेक्ट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। और 33 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अभी मैंने बताया था ना कि पूछा जाता है क्वेश्चन का मस्तिष्क, तो मस्तिष्क है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम CPU लिखते हैं, CPU, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। और 34 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर सिस्टम से ही है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। विशेषता इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नहीं है। पहला दिया गया बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा। दूसरा दिया गया सटीकता, सी दिया गया परिश्रम और डी दिया गया IQ। तो परिश्रम विशेषता, परिश्रम से संबंधित कंप्यूटर का कुछ नहीं है, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं BBIP डाल दूंगा और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन DDU यूनिवर्सिटी में 2022 सत्र से लेकर के 2024 सत्र तक लगातार रिपीट हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये पेपर है जिसमें 22 सत्र में पूछा गया था। ये आगरा विश्वविद्यालय में भी कई बार पूछा जा चुका है, कानपुर विश्वविद्यालय में भी आया हुआ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पूछा गया है कि किसको जैव सांख्यिकी का पिता माना जाता है। तो जैव सांख्यिकी के जो पिता हैं उनका नाम दोस्तों क्या था, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को जैव सांख्यिकी के फादर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है कि DNA को गर्म करने पर नाइट्रोजन यानी N2 बेसिस के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटने को क्या कहते हैं। तो जब DNA को हम गर्म करते हैं तो N2 नाइट्रोजन बेसिस जो है, इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, तो उसके टूटने को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था एक परख नली में जीन का संश्लेषण तथा उनका कोशिका में स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इसके स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं भैया, इसके स्थानांतरण को हम जीन इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम जेनेटिक अभियांत्रिकी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, और 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु डेवलप्ड कॉस्मिट। कॉस्मिट को किसने विकसित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कॉस्मिट को जो विकसित किया था वो कलिंस और हांस, ये दो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कॉस्मिट को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कूपर सेल आर फाउंड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कूपर कोशिका कई बार पेपर में पूछी गई हैं कि कूपर कोशिका जो होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो याद रखेंगे लीवर में पाई जाती हैं। कूपर कोशिका जो होती हैं वो लीवर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसका इंजेक्शन लगाने से विकसित होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसका इंजेक्शन लगाने से विकसित होता है। तो जब हम किसका प्रयोग करते हैं, वैक्सीन का प्रयोग करते हैं तो ये विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा विषाणु जनित रोग का है। विषाणु जनित रोग का जोड़ा आपको बताना है। तो इसमें से आप देखेंगे जिसमें दिया गया टाइफाइड तपेदिक, तो ये विषाणु जनित रोग का नहीं है, ठीक है। ये जोड़ा विषाणु जनित रोग का नहीं है। इसमें दाद एड्स ये भी नहीं इसमें इंक्लूड होगा, जुखाम एड्स नहीं होगा। इसमें आपका कॉमन कोल्ड एड्स होगा, माफ कीजिएगा, जुखाम एड्स इसमें इंक्लूड है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर है, जिसमें पूछा गया था कौन सा जोड़ा विषाणु जनित रोग का है। तो जुकाम और एड्स ये विषाणु जनित रोगों का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि स्तनधारियों के प्रतिरक्षा कार्य के लिए किस ग्रंथि को माना जाता है, ठीक है, किस ग्रंथि को माना जाता है। पहला ऑप्शन हम देखेंगे जिसमें थाइमस दिया गया, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। थाइमस जो है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो है इसको स्तनधारियों में प्रतिरक्षा कार्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43,
जिसमें पूछा गया कि जीन उपचार का उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा जीन थेरेपी का इनमें से उदाहरण। पहले ऑप्शन को हम देखेंगे जिसमें दिया गया है कि हेपेटाइटिस बी का टीका बनना, तो ये जीन थेरेपी के उदाहरण के अंतर्गत आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। परख नली शिशु से बनना, परख नली में शिशु का बनना, ये भी नहीं इंक्लूड होगा। इसमें आपका जो होगा सही उत्तर वो हो जाएगा SCID से पीड़ित व्यक्ति में एंडीनोसिन एंडीमिनेज के लिए जीन में समावेशित कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, और 44 नंबर है कि बहुलक के लिए कौन सा सही है। आपको बताना है इनमें से कि बहुलक के लिए इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया है कि इसे आसानी से समझा और परिकलन किया जा सकता है। तो बहुलक को आसानी से ना तो समझा जा सकता है ना ही इसके परिकलन किया जा सकता है, तो ये इसके अंतर्गत आएगा नहीं। दूसरा आप बी देखेंगे, बी आपका दिया गया है कि यह चरम परीक्षणों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये चरम परीक्षणों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर लगाएंगे बी आपका करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि वेयर इज आईजीएम फाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटी वाला ये प्रश्न है दोस्तों, 100% फिक्स होते हैं ये पेपर में पूछे जाना। क्लियर है, तो इसको पहले ही आप मैं टिक दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पूछा गया वेयर इज आईजीएम फाउंड, तो आईजीएम जो फाउंड पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, रक्त एवं लासिका में। ठीक है, रक्त और लासिका में आईजीएम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे BBIMP। ओके, चलिए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि शरीर में जब कोई संक्रमण होता है तब एक स्पष्ट प्रतिरक्षण प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ये प्रतिरक्षण प्रक्रिया उत्पन्न होती कहाँ पर है। तो ये दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाओं में ये संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विथ द हेल्प ऑफ। बहुलक को पूछा गया, बहुलक को किसकी सहायता से ग्राफिकल रूप में दर्शाया जा सकता है। तो अगर आपको बहुलक को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करना है तो हम हिस्टोग्राम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हिस्टोग्राम का प्रयोग करके बहुलक को हम ग्राफिकल रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखेंगे जिसमें पूछा गया हिस्टामिन आर एक्सक्रेटेड बाई। हिस्टामिन स्रावित होता है, तो हिस्टामिन जो स्रावित होता है दोस्तों वो मास्ट कोशिका के द्वारा, किसमें होता है, मास्ट कोशिका के द्वारा हिस्टामिन स्रावित होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया है एक कंडीशन इन विच ए पर्सन इम्यून सिस्टम फेल टू द रिकॉग्निजिंग इट्स ओन MHC प्रोटीन। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति का स्वयं का प्रतिरोधकता तंत्र में अपने ही MHC प्रोटीन को पहचानने में असफल हो जाता है। तो कौन सा है इसमें, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑटो इम्यूनो डेडिएज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे हम 50 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ। एंटीबॉडी में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया एंटीबॉडी में पाया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे हम, जिसमें पूछा गया है कि 2 लाइट चेन एंड 2 हैवली चेन अरेंज इन वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी 2 हल्की श्रृंखला एवं 2 भारी श्रृंखला वाई आकार के अणु में। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। एंटीबॉडी में जो पाया जाता है 2 हल्की श्रृंखला पाई जाती हैं और 2 भारी श्रृंखला पाई जाती हैं जो वाई आकार के अणु के रूप में होती हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। तो संक्रमण के कारण जो रोग होता है वो कौन सा है। पहला दिया गया है घेंघा, तो घेंघा संक्रमण के कारण नहीं फैलता है। यहाँ पर हे ज्वार, हे फीवर जो है ये संक्रमण के कारण फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पन्न वैक्सीन सुरक्षित हैं क्योंकि। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो उत्पन्न वैक्सीन सुरक्षित हैं, इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि इसमें
पैथोजन के आवरण के लिए एंटीजन होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 और 53 नंबर प्रश्न है चिकन पॉक्स के प्रति प्रतिरोधकता का एक उदाहरण बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया गया है कि स्वाभाविक, ऑप्शन ए दिया गया है स्वाभाविक परिगृहित निष्क्रिय प्रतिरक्षण का, बी है कृत्रिम परिगृहित सक्रिय प्रतिरक्षण का, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया स्वाभाविक परिगृहित सक्रिय प्रतिरक्षण का, और डी दिया गया दोस्तों कृत्रिम परिगृहित निष्क्रिय प्रतिरक्षण का। तो इसमें से जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है कि स्वाभाविक परिगृहित सक्रिय प्रतिरक्षण का, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्राथमिक प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के दौरान स्रावित होता है और द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रक्रिया के समान स्रावित होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम प्राथमिक प्रतिरक्षक प्रक्रिया के दौरान स्रावित होता है और द्वितीयक और आईजीजी द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रक्रिया के द्वारा समय यह स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। डी आंसर इसमें आप लगाएंगे सही उत्तर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित टीकों में कौन सा जीवन भर सुरक्षा नहीं देता है। तो इनमें से दोस्तों आपका हो जाएगा टिटनेस, ठीक है। टिटनेस जो है ये जीवन भर सुरक्षा नहीं देता है, इसका कुछ डोज होता है, जैसे कि मानकर चलिए 6 महीने 7 महीने या साल भर का, ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाता है। तो आंसर सी लगाएंगे टिटनेस। अगला देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया था कि संरचनात्मक जीन के एक सेट को अनुवाद में मोड़ने वाली जो जीन है उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, ऑपरेटर जीन बोलते हैं, उसका नाम जो है वो ऑपरेटर जीन है, इसलिए आंसर नंबर बी लगाएंगे आप करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि प्लाज्मिड जीन क्लोनिंग के वाहक का काम करते हैं, क्योंकि यह ऑप्शन ए दिया गया है कि जीवाणु कोशिका में स्वाद्विगलन करते हैं, बी ऑप्शन है कि जीवाणु कोशिका के बाहर स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करते हैं, सी है किसी कल्चर माध्यम में गुणन कर सकते हैं, और डी दिया गया प्रयोगशाला में एंजाइम के उपयोग करने पर भी गुणन कर सकते हैं। तो इनमें दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवाणु कोशिका में स्वाद्विगलन करते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड जीन क्लोनिंग वाहक का कार्य करते हैं, क्योंकि ये जीवाणु कोशिका में स्वाद्विगलन का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 58 आपका है कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम डीएनए को काटने में जिस सीक्वेंस को पहचाना जाता है वह क्या है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्शन साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रिस्ट्रक्शन साइट। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 सत्र के लिए, ये इस बार पेपर में पूछे जाएंगे, ओके। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज आल्सो कॉल्ड आरएनए डेवलपमेंट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ओके। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को अगले किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, और 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन किसी विशिष्ट मान की पुनरावृत्ति को प्रेक्षण के किसी समूह से प्रदर्शित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सो द रिपीटेड ऑकरेंस ऑफ द पार्टिकुलर वैल्यू इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा मॉड यानी कि बहुलक का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी जनसंख्या का प्रमाप विचलन जो है यानी SD 9 है, तो इसका प्रसरण कितना होगा। तो इसका प्रसरण जो होगा वो कितना होगा, वो 81 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 62 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया था कि रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज एंड सॉल्युबल एंटीजन इज। दोस्तों ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिरक्षा तथा घुलित प्रतिजन के बीच क्रिया को
जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निक्षेपण, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीन लाइब्रेरी एक संग्रह है, ये आपसे पूछा जाएगा कि जीन लाइब्रेरी जो है वो किसका संग्रह है। ऑप्शन है जीवों के विभिन्न प्रकार का, या फिर जीन की पुस्तकों का, या कल्चर कोशिकाओं के साथ निश्चित जीन का, या डी दिया गया उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन ध्यान देंगे, दिया गया उपरोक्त सभी गलत है, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी गलत है। जीन लाइब्रेरी जो है एक प्रकार का किसका संग्रह, जीन की पुस्तक का संग्रह नहीं है, जीन के टाइप का संग्रह, जीन के जो विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं उनका संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक नहीं होगा, यहाँ पर प्रकार होता तो लगाते ऑप्शन बी, इसलिए लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 दिया गया है और इसमें पूछा गया था कि दिए गए आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन भी निकालने के लिए आता है, बहुलक माध्य माध्यिका के बाद जो समांतर माध्य और इसके बाद है मानक विचलन, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए, पूछा गया है कि अनुवांशिक तकनीकी है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भैया। तो इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा जीन्स का जोड़ना तथा हटाना। ठीक है, जीन्स का जोड़ना तथा हटाना ये अनुवांशिक तकनीकी के अंतर्गत आता है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ जीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन और इसमें है कि इफ़ वेरिएशन इज 144, यानी कि इफ़ वेरिएशन इज 144 देन स्टैंडर्ड डिवीजन इज, तो यदि प्रसरण जो है 144 है तो इसका जो प्रमाप विचलन है वो कितना होगा, तो इसका प्रमाप विचलन जो आएगा वो 12 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर। 67 आपका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीन थेरेपी की जाती है किसके द्वारा, कुछ सामान्य जीन का समावेशन करा करके जीन थेरेपी की जाती है, इसलिए आंसर नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा दोस्तों क्लियर नहीं है क्वेश्चन, इसमें है कि MHC जीन स्थिर होती है, तो MHC जो जीन स्थिर होती है वो 6 क्रोमोसोम्स पर स्थित होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे PCR, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ पूछा गया कि कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज़ हम करते हैं किसके रूप में, जेनेटिक काउंसलिंग के रूप में, जेनेटिक कैंसलेशन। ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक काउंसलिंग आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंकड़ों की माध्यिका, तो भाई माध्य माध्यिका निकालने के लिए मैं बताया था, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है जिसमें है कि चतुर्थ विचलन होता है, तो जो चतुर्थ विचलन होता है वो पहला तो है सरलता से समझने की जो परिकल्पना योग्य होता है, दूसरा है कि ये चरम मंदों से अप्रभावित होता है और काफ़ी संतोषप्रद भी, इसलिए उत्तर लगाएंगे आप उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 और 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें है स्तनधारियों की ग्रंथि से जो स्रावित कोलोस्ट्रम है इनमें कौन सी प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन पाई जाती है, तो इनमें जो प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन पाई जाती है वो IgA है। ठीक है, IgA पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान देंगे। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि एंटीबॉडी में हाइपर वेरिएबल हिस्सा पाया जाता है, तो ये दोस्तों C टर्मिनल रीजन ऑफ लाइट चेन में पाया जाता है, इसलिए आंसर नंबर आप लगाएंगे डी, माफ कीजिएगा, C टर्मिनल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड हैवली चेन। ओके, तो डी लगाएंगे, यहाँ पर केवल दिया गया था कि लाइट चेन, लेकिन यहाँ पर लाइट चेन के साथ हैवली चेन में भी होता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 और इस प्रश्न में पूछा गया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया में कौन सा बंध प्रयुक्त होता है, तो इसमें जो बंध का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। पहला है कमज़ोर हाइड्रोजन बंध यूं वान डेर वाल बंध, बिल्कुल इसका प्रयोग किया जाता है भैया। दूसरा है कि मजबूत सहसंयोजक बंध, मजबूत डाइसल्फाइड बंध, तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम cDNA के बनने में प्रयुक्त होता है, तो cDNA के बनने में जो प्रयुक्त एंजाइम है वो है रिवर्स
ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू मोड में, जिनमें बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है, उनको मैंने टिक करा दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों लगभग 3 से 4 विश्वविद्यालय के जो प्रश्न पत्र हैं 2024 सत्र के, उनको मैं सॉल्व करा करके और लगभग 200 प्लस एमसीक्यू की लगभग 3 से 4 सीरीज में करा दूंगा, 3 से 4 मॉडल पेपर करा दूंगा। तो जो भी प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को डाल दूंगा, वहाँ से आपको समझने में भी और देखने में भी आसानी होगी। ओके दोस्तों, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के नोट्स मिल जाएँ, एमसीक्यू की और सीरीज़ मिल जाए, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके दोस्तों, और लास्ट में आप सबसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।